अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक ताबूज़ आईन पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत पर रजामंदी का इजहार कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंगल के दिन वफाकी काबीना के इजलास में अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी थी। वज़ीर आज़म की पेशकश के बाद महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक ताबूज़ आईन पाकिस्तान का मुशावरती इजलास हुआ। फिर तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन नरीमा खान ने महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात की। इसके बाद कल रात को अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक ताबूज़ आईन पाकिस्तान का एलामिया जारी हुआ है और एलामिया के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म की जानिब से दी गई मुज़ाकरात की दावत ज़ेर गौर आई। इजलास में शुरका ने उसूली तौर पर इस बात पर इत्तफाक किया कि मुल्क को दरपेश सियासी और मुआशी बहरान, अमन व अमान और गवर्नेंस के फुकदान से निकालने और अवाम में मायूसी के खात्मे के लिए एक नए मिसाक की अशद ज़रूरत है। नए मिसाक में अपोजिशन, मुस्तकबिल में शफाफ इंतखाबात, मुत्तफ़िक़ा नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री, पार्लिमानी बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, इंसानी हुकूक की पासदारी और आइनी और जमहूरी इक़दार की मजबूती के लिए डायलॉग के लिए तैयार है। एलामिया के मुताबिक याद रहे कि तहरीक ताबूज़ आईन पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए महमूद खान अचकज़ई ने स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की दावत के जवाब में फ्लोर ऑफ द हाउस पर कहा था कि अगर पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियाँ 1973 के आइन की बहाली, पार्लिमानी और सिविलियन बालादस्ती और तमाम इदारों के आइनी हदूद से तजावुज़ ना करने पर इत्तफाक करती हैं तो इमरान खान से नए मिसाक पर दस्तखत कराने की जिम्मेदारी वो उठाते हैं। एलामिया में मज़ीद लिखा है कि तहरीक ताबूज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने 8 फरवरी के यौम सियाह और स्ट्रीट मोबिलाइजेशन को कामयाब बनाने के हवाले से सूबाई और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर ज़ेली कमेटियां बनाने का भी फैसला किया है, जिनका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। कल हमारे प्रोग्राम में तहरीक ताबूज़ आईन पाकिस्तान के नायब सदर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने भी वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश पर रजामंदी का इजहार किया था और कहा था कि वज़ीर आज़म के बयान को संजीदा लिया है, डायलॉग के लिए तैयार है। मुज़ाकरात में इमरान खान की रिहाई या केसियत के खात्मे का मुतालबा नहीं करेंगे। तहरीक ताबूज़ आईन पाकिस्तान तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई है, मगर अपोजिशन इत्तेहाद की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ में इस हवाले से कन्फ्यूजन नजर आ रही है। कल तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि PTI तहरीक ताबूज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा है और कोई कैसे PTI के बगैर मुज़ाकरात कर सकता है। और अलीमा खान की भी इस एलामिया को तायद हासिल है। ताम आज एक बार फिर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने मुज़ाकमल में PTI के किरदार की नफ़ी कर दी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक की खबर के मुताबिक शेख वकास अकरम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इत्तेहादी महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास फैसला करेंगे। इमरान खान ने इन दोनों रहनुमाओं को इन उमूर से मुतालिक इख्तियार दिया है। PTI हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं कर रही। इमरान खान ने PTI क़यादत को किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से मना किया है। कल भी शेख वकास अकरम ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात के ऑफ़र को खालिसतन दोगलापन करार दिया था, जबकि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा था कि हुकूमत ने बातचीत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया, मगर PTI की पोजीशन हर घंटे बाद तब्दील हो जाती है। उनकी सही पोजीशन उस वक्त सामने आएगी जब अलीमा खान या उनकी बहनें बात करेंगी। और आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दिया है। मुज़ाकरात या मज़ाहमत जो भी हिदायत आएंगी उस पर अमल किया जाएगा। इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट की हिदायत की है, उसको पीक पर लेकर जाएंगे। इमरान खान की बहन अलीमा खान के थे कि इमरान खान मुज़ाकरात में हक नहीं है, इसके हवाले से बताएगा। इमरान खान साहब ने तमाम इख्तियार तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अमन नासिर अब्बास साहब और जो महमूद अचकज़ई साहब हैं उनको दी है, चाहे मुज़ाकरात हो चाहे मुज़ाहमत हो। तो उनकी तरफ से जो भी हिदायत आएगी उसका हम कदम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उनके साथ करेंगे। महमूद खान अचकज़ई कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है, तो क्या महमूद खान अचकज़ई का मौक़िफ़ और PTI का मौक़िफ़ एक ही है? जो जिम्मेदारी उनको दी गई है उस जिम्मेदारी के अंदर वो जो भी करें PTI उनके साथ खड़ी होगी। इमरान खान साहब की दूसरी हिदायत भी अच्छी है कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़े, तो इंशाल्लाह इस स्ट्रीट मूवमेंट को हम इसकी तैयारी को पीक पर लेके जाएंगे और बहुत जल्द आप देखेंगे। से बात करेंगे सीनियर साथी रज़ाकार मुनीर फारूक साहब और उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुनीर फारूक साहब, एक अचानक शिफ्ट है DGI-SPR की सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद वज़रा का सख्त रवैया कि कोई बात नहीं करेंगे आपसे, मुलाकात नहीं करने देंगे आपको, माफ़ी मांगे, ट्वीट्स करना बंद करें। फिर अचानक वज़ीर आज़म काबीना के इजलास में एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की दावत दे देते हैं। क्या वाकई आपकी मालूमात क्या कहती हैं? इदारे राज़ी हो गए, अचानक क्या हुआ? शाहजेब साहब, देखिए, बुनियादी बात इसके अंदर ये है कि ये जो वज़ीर आज़म ने मेरे ख्याल में तीसरी चौथी दफ़ा ये एक्सटेंड की है एक ऑप्शन के मुज़ाकरात हो जाए। देखिए, इसका ताल्लुक इमरान खान साहब की ज़ात से नहीं है। इन मुज़ाकरात का ताल्लुक ना ही उनकी जेल से रिहाई से है, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई जो जनरल सूरत हाल है उसमें कोई बेहतरी से है। ये एक सियासी या एक जमहूरी फसाद जो क्रिएट किया जाता है किसी भी हाइब्रिड रजीम के अंदर, ये उसका हिस्सा है। बुनियादी तौर पर इस बात से कोई एतराज़ नहीं है कि अगर सियासी जमातें आपस में बैठें
और गुफ्तगू करें या थोड़ी बहुत एक दूसरे के लिए स्पेस क्रिएट करें, तो इतना तो मैं समझता हूँ ये वफाकी हुकूमत या बतौर वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बात इमरान खान साहब की ज़ात से है और उनसे मुतल्लिक है, उस पर तो जो मौक़िफ़ DGISPR का था वो उनका ज़ाती नहीं, ज़ाहिर बात है वो इदारे का मौक़िफ़ है। और आज से काफी अरसा पहले मैंने आप ही के प्रोग्राम में अर्ज किया था कि आज की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो नफरत इमरान है वो आपको हर जगह नजर आएगा एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। तो उसकी जो मैनिफेस्टेशन थी वो आपको अभी लास्ट जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसमें नजर आ गई कि उन्होंने बाकायदा तौर पर ये बात कही कि इमरान खान साहब एक नापसंदीदा शख्सियत हैं और उनको सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया, उन्हें जहनी मरीज करार दिया। सो दैट प्रूव्स द पॉइंट कि वो पोजीशन तो उसी जगह पर है। ये जो वज़ीर आज़म ने एक्सटेंड किया है कि जी हम गुफ्तगू कर लेंगे, बात कर लें, एंगेज कर लें, ये बस कुछ मैं अगर माजरत के साथ कुछ फरोही मामलात के ऊपर तो बातचीत हो सकती है, गुफ्तगू हो सकती है, टेबल टॉक हो सकती है कि जी मिसाक जमहूरियत नया होना चाहिए, नया इमरानी मुआहदा कर लें, यू नो दीज फैंसी वर्ड्स और जार्गन्स कैन बी यूज्ड। लेकिन इससे कोई एज सच कोई बड़ी तब्दीली हम तवक्को नहीं कर सकते उसकी। ना ही, ये भी मैं आपको कंफर्म कर दूं, ना ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि इमरान खान साहब के साथ कोई बहुत बेहतर या अच्छा सलूक होना चाहिए और उनको फौरी तौर पर जेल से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि देखिए उनकी साथ जो मसाइल है उसकी तो नेट बेनिफिशरी है हुकूमत है। उमर चीमा साहब, ज़ाहिर तहरीक इंसाफ की तो पोजीशन अचानक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अलग हो जाती है, कोई रहनुमा कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मगर हुकूमत की भी पोजीशन कंसिस्टेंट नहीं है। अचानक सख्त, फिर वज़ीर आज़म की नरम, वुज़रा का सख्त बयान, DGISPR, ये कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये मुज़ाकरात की सिर्फ बातें हो रही है या कोई मंतकी अंजाम आपको होता नजर आता है, कोई नतीजा निकलता नजर आता है? शायद देखिए ना, पहले तो जो मुज़ाकरात करने वाले लोग हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, यानी कि उनकी कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी स्टैंडिंग नहीं है। अगर मैं एक पार्लियामानी पार्टी के हवाले से बात करूं कि उनके पास कोई काफी एक नंबर गेम उनकी फेवर में, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये PTI के आउटसाइडर्स हैं जो कि दरअसल PTI के बिहाफ पे बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अब 27वीं तरमीम के बाद एक PTI के अंदर एहसास बहुत ज्यादा हो गया और इमरान खान को भी है कि अब कुछ सूरत हाल को बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही। अब दूसरा यह है कि उन्होंने जिस इंतहा तक वो खुद गए हुए हैं उनके लिए उससे नीचे आना मुमकिन नहीं है। तो एक दरमियान में एक हैज की जरूरत थी, वो हैज जो है ये लोग हैं, और अभी भी उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो साथ इंगेज भी करें। और अगर आप उनको लगता है कि मुज़ाकरात कामयाब या उनको लगता है कि चीजें हमारी फेवर में नहीं है, तो वो उससे अपने आप को उनसे डिसएसोसिएट कर सकते हैं। और दूसरा, वैसे इमरान खान का रिकॉर्ड भी है कि वो माजी में भी कभी खुद किसी के साथ राब्ता नहीं करते, अपना वो लेवल एक अबाव भी रखते हैं। वो चाहे जो अपने मुखालिफिन थे, वो प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो जो एक आर्मी चीफ उनको ब्रीफिंग देने के लिए अपोजिशन को आते थे, इमरान खान उधर नहीं बैठते थे। और जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो उससे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनकी कोलैबोरेशन हो रही थी, तो उधर भी जो लोग डायरेक्ट राब्ते में होते थे वो जहांगीर तरीन होते थे, शाहमूद कुरैशी होते थे। इमरान खान एक लेवल अपने आप को बफ रखते थे, और अभी तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो चाहते थे फौज के साथ मुज़ाकरात करना, फौज की तरफ से उनको सीधा जवाब है, और बाकी जो अपोजिशन के गवर्नमेंट के साथ है। लेकिन इस बात से कतई नजर कि इन मुज़ाकरात का कोई फायदा होता है या नहीं, मैं ये समझता हूं कि मुहाज़राई की निस्बत मुज़ाकरात बेहतर हैं। जो इंगेजमेंट की पॉलिसी है, बाज़ का आप एक मायूसी के आलम में भी शुरू करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि बैठने से अगर हमें कोई 100% रिजल्ट नहीं आए तो हो सकता है कि कोई 30% आ जाए, 40% आ जाए, वो भी एक प्रोग्रेस है कि हो सकता है वो इस चीज का सबब बने कि उधर से चीजें आगे चलें। अल्टीमेटली कोई एक बुरानी कैफियत खत्म होनी चाहिए, जो कि हम जो एक मौजूदा सूरत हाल का जायजा लें, ये इतना आसान काम नहीं है। लेकिन अगर चल पड़े तो कोई मुमकिन भी तो हो सकता है कि सूरत हाल कोई बेहतरी की तरफ चल पड़े। हो सकता है कि इमरान खान जितना इंतहा पसंदाना स्टैंड उन्होंने लिया हुआ है, क्वाइट लाइकली कि वो कोई यूटर्न नहीं ले जाए,
तो होने को कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीजें वो जो अभी तक करते आए हैं वो इस उम्मीद पर करते आए हैं कि वो इसमें कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अगर उन्हें जिस दिन यकीन हो गया कि ये चीजें मुमकिनात में नहीं है तो हो सकता है वो दूसरी साइड पर चल पड़े। तो क्वाइट लाइकली कि इसी तरह की कोई सूरत हाल जो है वो आगे मुज़ाकरात की कामयाबी पर पड़े। और जो इमरानी मुआहदे की बात हो रही है जिसका इमरान खान अभी तक हिस्सा बनने को तैयार नहीं है, हो सकता है कि इनके एक इम्कानात की बात है ना, एक उम्मीद की बात है। कोई रियलिस्टिक ये पर्सपेक्टिव जो अभी तक चल रहा है उसमें मैं नहीं समझता कि बड़े चांसेस हैं, लेकिन एक काशियस ऑप्टिमिज्म जरूर है। अब मगर मुनीफ साहब, जो अलीमा खान साहबा का आखिरी बयान नजर आया वो तो ये था उनका के मुताबिक कि हुकूमत दबाव में आ गई है। जैसे इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल दी तो हुकूमत पर आ गया दबाव, और जब भी ये दबाव में आते हैं तो मुज़ाकरात की बात करते हैं, इसलिए भी वो कहती है कि इसको संजीदा कैसे लिया जाए। दबाव है हुकूमत पर, इदारों पर, कि इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल दी है और कहा है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अफरीदी साहब को कि वो मोबिलाइज करना शुरू करें, और वो कह भी रहे हैं कि मैं करूँगा। शाहजेब साहब, दबाव बस इसी हद तक हुकूमत पे हो सकता है कि उन्होंने एक इंप्रेशन क्रिएट करना है। यकीन मानिए मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ बिल्कुल इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त ताकतवर हल्का है उनको तो कोई दबाव नहीं है। आप एक बड़े पाकिस्तान के बाखबर सहाफ़ी हैं, आप वेरियस स्टोरीज को आप कवर कर रहे होते हैं जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं। आप स्टेचर तो देखिए इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का क्या है। जो इनरोड्स पाकिस्तान ने इस वक्त बना ली हैं बाय कीपिंग दी जो इंटेग्रल हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा थे चंद ममालिक, उनके साथ साथ और जगहों पर जो ताकत इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एग्जीक्यूट कर रही है, जो कॉन्फिडेंस एग्जीक्यूट कर रही है, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा एबनॉर्मल लगेगा शायद ये हमारे लिए सोचना भी कि उनके ऊपर कोई दबाव है। जितना मर्जी दुनिया में लिखे, ऑलरेडी हमें पता है कि हमारे मुल्क के अंदर सियासी माहौल में कितनी घुटन है, कितना दबाव है, या तहरीक इंसाफ के लिए कितने मसाइल हैं। कम से कम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तो वो कोई दबाव महसूस नहीं कर रहे। वो ना सिर्फ एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे हैं, मैंने आपको कुछ अरसे पहले अर्ज किया था कि इस निजाम की नजरें बड़ी दूर तक है, उसकी मैनिफेस्टेशन भी आपके सामने आ चुकी है कि अब ये निजाम, उसमें सर्टेनिटी भी मौजूद है, उसमें कॉन्टिन्यूटी भी मौजूद है, और वो शायद आगे भी देखी जा रही है। वो अलहदा बात है कि फॉलिंग आउट सियासी जमातों की एस्टेब्लिशमेंट से माजी में भी होती रही है, पता नहीं यहाँ होती है या नहीं होती, लेकिन दबाव का अंसर नजर नहीं आ रहा जिससे बातचीत होगी। ये बात मैं आपको बता दूं कि इससे भी ज्यादा तल्ख रवैया आप उम्मीद कर सकते हैं उसकी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से टुवर्ड्स पीटीआई एंड इमरान खान से। साहब आप बताइएगा, वजीर आजम की ऑफर अचानक इतनी सख्ती के बाद महज ऑप्टिक्स, या जो अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि इमरान खान साहब ने जैसे ही कहा स्ट्रीट मूवमेंट का तो दबाव पड़ गया और मुलाकात की ऑफर कर दी? देखिए, जो आप प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल जो हम बातें करते हैं ना कि इट्स पॉलिटिक्स, तो ये ऑप्टिक्स हैं, ये बाज का इसी तरह जेस्चर दिए जाते हैं, बाज का आप एक फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट जी कि हमने तो इनको 5 दफा 6 दफा हम उनको मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। मेरे ख्याल कि यही बात है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दबाव वाला एलिमेंट है। अलीमा खान अपनी जगह पर हक बजानिब है, उन्होंने अपने लोगों को एक मुतमिन करना है। उनका जो वोटर है वो इस उम्मीद पर अभी साथ चल रहा है कि जैसे रात को हमने जितना काम कर लिया सुबह तो इनकलाब आना। अगर किसी दिन उनको मायूसी होगी कि इनकलाब के कहीं दूर दूर तक चांसेस नहीं है तो वो तो बड़ा डिसइल्यूजन्ड होगा। तो लिहाजा उनके लिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अपने सपोर्टर को साथ एक यही एक दर्ज दें कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, अदरवाइज मुझे नहीं लगती। अच्छा, जो बाकी दूसरी बात है वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट इस टाइम ओवरऑल जो हमारी एक खारजा महाज पर एक बड़ी एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की इक्वेशंस है, मुख्तलिफ जगहों पर बहुत अच्छे तल्लुकात चल रहे हैं। लेकिन यह है कि उनका जो एक मेरे ख्याल के एक वीक पॉइंट है वो यही है कि जो एक होम ग्राउंड पे जो एक पीटीआई उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, अल्टीमेटली एक विल ऑफ द पीपल, वो भी अगर आपके साथ हो ना तो ये एक बड़ा एक सोने पे सुहागा होता है। वो भी ये चाहेंगे कि ये हो जाए, लेकिन ये है कि उसके लिए जो पहली शर्त है या ये है कि वो इमरान खान का रवैया है। अगर उधर से कोई लचक आएगी तो एन मुमकिन है कि जितनी हार्ड लाइन इन्होंने ली हुई है इसमें भी कोई कमी आए। लेकिन अगर इमरान खान जो है वो अपने तरीके से सबक सीखते हैं तो हो सकता है कि उसके बाद जो है कोई बेहतरी आए। लेकिन अल्टीमेटली मेरे ख्याल जो एक टेम्परेचर है उसको जरा कूल डाउन होना चाहिए। आपको उम्मीद है कि कूल डाउन हो सकता है, दूसरी तरफ से भी कुछ ना कुछ नरमी हो सकती है मुनीफ साहब?
साजिब साहब, आपने नहायत मौजू और दुरुस्त लफ्ज इस्तेमाल किया है कि ये ऑप्टिक्स के लिए ही है, इसका कोई और असर नहीं है किसी जगह पर। गुफ्तगू हो जाएगी, चंद लोग जिनकी जमहूरी क्रेडेंशियल्स मैं समझता हूँ अच्छे हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं और चंद लोग हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, ऐसे जो मौजूदीन PMLN के अंदर कुछ हैं जो ये समझते हैं कि नहीं जी डायलॉग या बातचीत होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ इनमें से कोई ऐसा नहीं है, माजरत के साथ, जो अपनी तरफ से, या मैं ये भी कहूंगा इवन वज़ीर-ए-आज़म साहब भी, वो तो बहुत केयरफुल हैं, लेकिन उनकी काबीना से भी कोई ऐसा शख्स आपको नहीं मिलेगा जो अपनी तरफ से कुछ ऐसा एक्सटेंड कर दे इमरान खान साहब को या उनकी जमात को जो बाद में डिलीवर ना किया जा सके। सो इट्स एब्सोल्युटली क्लियर कि ये जो गुफ्तगू होगी या बातचीत होगी ये एक बड़े लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में होगी। इसका ताल्लुक ना इमरान खान साहब की जेल से निकलने से है, ना ही PTI से ताल्लुक रखने वाली उन मुश्किलों से है जो कि आज के निज़ाम में उनके सामने। उधर आप कह रहे थे कि कोई ना कोई जाहिर है वो पब्लिक पॉपुलैरिटी, उमर चीमा साहब जैसा आपने कहा, आपको लगता है इसकी पॉसिबिलिटी रह जाता है क्योंकि इस बात के बगैर कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिले, क्योंकि जो कि तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा बुनियादी मुतालबा है और इस्टेब्लिशमेंट इस पोजीशन में होगी या चाहेगी कि इमरान खान साहब को के लिए आसानियां पैदा की जाए इस वक्त? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जब तक इमरान खान अपने रवैये पर कोई उसको रिव्यू नहीं करते, अपनी पोजीशन से वो हटते नहीं है, वो कोई एक बेशक ऑनरेबल तरीके से कंपनसेट नहीं करते कि जो उन्होंने ब्लंडर्स किए हैं या जिस लेवल पे एक्सट्रीम को उन्होंने टच किया है, जब तक उस पे कोई उनकी तरफ से रिग्रेट नहीं आता, मुझे नहीं लगता कि कुछ सूरत आगे बढ़ेगी। बाकी उनके अलावा कोई मुतबादल लीडरशिप के लिए लोग अपने लेवल पर कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इमरान खान PTI है और PTI इमरान खान है। जो बाकी कोई भी लीडर आएगा जिसको इमरान खान का एतमाद हासिल नहीं होगा वो आगे नहीं चल पाएगा। और ये सारी चीजें एक डायलेमा क्रिएट करती हैं पार्टी के लिए कि उनकी लीडरशिप जो है उसमें एक रिजिडिटी बहुत ज्यादा आ गई है, जो उसकी पॉपुलैरिटी का सबब है वही उनको पावर से दूर भी करती जा रही है। बहुत शुक्रिया नज़ीर तजी, आपने सुना। वीडियो शामिल करते हैं, हम डेवलपमेंट हुई है उस पर बात करेंगे एक बार। हालिया कुछ अरसे से पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान का एक और हमसाया मुल्क ताजिकिस्तान भी अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी से मुतासिर हो रहा है। अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहद पर कशीदगी बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता महीने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी की 2 कार्रवाइयों में ताजिकिस्तान में 5 चीनी शहरी मारे गए थे और कुछ जख्मी भी हो गए थे। और अब खबर सामने आई है कि गुज़िश्ता रात अफगानिस्तान से 3 दहशतगर्द सरहद अबूर करके ताजिकिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। फिर उनका ताजिकिस्तान की सरहदी अफवाज के साथ तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 3 हमलावर और 2 ताजिक फौजी मारे गए। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताजिकिस्तान ने इस वाक़े पर अफगानिस्तान से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया है। रूसी खबर रसा इदारे टास न्यूज़ के मुताबिक ताजिक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कल रात होने वाली कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि तालिबान हुकूमत ताजिकिस्तान के साथ सरहद पर अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करने से मुताल्लिक अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों और वादों को पूरा करने में मुसलसल गैर संजीदगी और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। ताजिकिस्तान उम्मीद जाहिर करता है कि तालिबान हुकूमत ताजिक अवाम से माफ़ी मांगेगी और सरहद को महफूज बनाने के लिए मौसर इक़दाम उठाएगी। पाकिस्तान भी अफगानिस्तान से मुसलसल यही मुतालबा करता आया है कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोका जाए और इस हवाले से तहरीरी ज़मानत दी जाए और फतवा भी जारी किया जाए। हाल ही में काबुल में अफगान उलमा की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें करारदाद मंजूर की गई थी और करारदाद में कहा गया था कि अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर ने किसी भी अफगान शहरी को अस्करी सरगर्मियों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दी है और अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो ये जायज़ नहीं है। करारदाद में तालिबान हुकूमत से कहा गया कि वो बैरून मुल्क जाकर लड़ने वाले अफगान शहरियों को रोके। अफगान उलमा की इस कॉन्फ्रेंस में तालिबान हुकूमत के आला अहदेदार भी शरीक थे, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई और इन हालात में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सख्त होता जा रहा है। हाल ही में आर्मी चीफ ने उलमा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान और TTP में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो TTP की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान TTP और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें, एक को ले लें। और अब एक और हमसाया मुल्क ताजिकिस्तान भी अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी से परेशान है और अफगानिस्तान से ठोस इक़दाम करने का मुतालबा कर रहा है। हालांकि तालिबान हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी अपने भारतीय दौरे के वक्त दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान के तमाम हमसाए हमसे खुश हैं और वहाँ पर अमन है और हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं है।
हमारा भी पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, क्या मैसेज रहेगा हिंदुस्तान की धरती से आपका? असल हम तो किसी के साथ भी लड़ाई नहीं चाहते हैं। अफगानिस्तान में अमन है और हमारा एक पाकिस्तान पड़ोसी नहीं है, 5 और मुल्क भी हमारा पड़ोसी है। चीन है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, वो सब हमसे खुश है। वहाँ पे अमन है, हमारी तरफ से कोई मुश्किल नहीं, पाकिस्तान के लिए भी हमारी तरफ से मुश्किल नहीं है। जबकि आज ही अफगान वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी का अफगान न्यूज़ चैनल तुलो न्यूज़ पर बयान रिपोर्ट हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान अब एक महफूज मुल्क है और इससे किसी भी मुल्क को खतरा नहीं है। लेकिन तालिबान हुकूमत के दावे मुसलसल गलत साबित हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अफगान उमूर पर नज़र रखने वाले सहाफ़ी इफ्तिखार फिरदौस साहब। इफ्तिखार फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और साहब, अब ताजिक नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा सख्त रद्दअमल सामने आया है कि मुसलसल गैर संजीदगी और गैर जिम्मेदारी दिखाई जा रही है अफगानिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान अगर इल्ज़ाम लगाए तो अफगानिस्तान मुस्तरद करता है, मगर जब चीनी शहरियों को मारा गया तो उस वक्त भी अफगानिस्तान ने कहा था कि हम बड़ी संजीदगी से कार्रवाई करेंगे। तो संजीदगी नहीं है या समझ में उन्हें नहीं आ रहा है कि क्या करना है? शाहज़ेब, ये जो सिचुएशन है ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में, ये इतनी सिंपल नहीं है कि सिर्फ एक अटैक की वजह से है। अगर आप नक्शे की तरफ जो है वो देखें और इस डिस्प्यूट को देखें तो 2 बड़ी झड़पें हो चुकी हैं दोनों ममालिक के दरमियान में, एक अगस्त में और एक अक्टूबर में। और वो इशू जो है उसमें जो टेररिज्म का आंसर है, दहशतगर्दी और अटैक्स का आंसर है, वो लेट इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन जो अमू दरिया का बेसिन है और जिसको पंज रिवर कहते हैं, यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट लगता है जिसको शमशुद्दीन शाहीन डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, ये बेसिकली यहाँ पर गोल्ड माइन है। और दूसरा ये है क्योंकि ये आबी जखीरा है जो इस सारे एरिया को इरिगेट करता है। अफगानिस्तान ये चाहता था कि इस दरिया का मुंह जो है वो मोड़ दिया जाए और वो पानी अफगानिस्तान की तरफ आए। पहले हमने देखा कि इस इशू पर जो है सबसे पहले जो है वो झड़प शुरू हुई। उसके बाद फिर हमने देखा कि 2024 के अंदर 23 के अंदर जो गोल्ड माइन है उसके ऊपर अटैक हुआ। और अब हम कंसिस्टेंटली देख रहे हैं कि ये तीसरा अटैक है। ताजिक हुकूमत ने पहले जो है वो रिस्ट्रेंट शो किया और कहा कि ये वो रूट है जिसके ऊपर शायद क्रिमिनल एलिमेंट्स जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन अब जो अटैक सामने आया और जिसका जिक्र आपने भी किया, उसके अंदर तो जो इक्विपमेंट आया तो वो वही इक्विपमेंट है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है। उसमें M16 जो असॉल्ट राइफल्स हैं, जो नेटो ग्रेड इक्विपमेंट है, उसमें नाइट विजन गॉगल्स हैं। और जो ताजिक ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि तकरीबन वो 10 ग्रेनेड्स भी साथ में लेकर आए। प्लस अगर आप उसकी टाइमिंग देखें तो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 12 घंटे तक जो है ये स्कर्मिश जो है वो जारी रही। और पहले उन्होंने उनको कहा कि आप अपने हथियार फेंक दें, लेकिन वो अटैक करने के लिए आए थे। उसके बाद उन्होंने जो है वो असॉल्ट किया और फिर ऑपरेशन चला कुछ घंटे तक, जिसके बाद जो है वो मारे गए। जो रिएक्शन आया है वो एक नेचुरली अंडरस्टूड रिएक्शन है। लेकिन शाहज़ेब, मुझे नहीं लगता कि ये इशू इतनी आसानी से जो है रिजॉल्व होगा, क्योंकि उसके अंदर एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है कि ताजिकिस्तान की हुकूमत सेंट्रल एशियन गवर्नमेंट्स के अंदर वाहिद एक ऐसी हुकूमत है जिसने अफगान जो तालिबान हैं उनको अपनी एम्बेसी जो है वो हैंड ओवर नहीं की। सिर्फ एक काउंसलेट जो बॉर्डर एरिया के अंदर है वो हैंड ओवर किया। और अफगान तालिबान ने टैसिटली उनको जो है ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की कि आप पुराने रजीम के लोग जो है वहां पे हटा दें। लेकिन वहां पर अभी भी एम्बेसी में वही हमला मौजूद है, क्योंकि ताजिकिस्तान पाकिस्तान से भी पहला वो मुल्क है जिसने 2021 के अंदर सबसे पहले ये खदशा जाहिर किया था कि अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं वो 15 अगस्त 2021 के बाद उनके बॉर्डर्स के अंदर जो है वो दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे आपने भी कहा, ये प्रॉब्लम है, ये परसिस्ट करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये वो बदख्शां का रीजन है जो हाईली पॉलिटिसाइज्ड पार्ट है, जो इकोनॉमिक वैल्यू का है, जिसमें अफगानिस्तान क्लेम करता है। फिर तो यानी कि उनके कहीं ना कहीं आशीर्वाद से हो रहा है अफगान तालिबान हुकूमत के, ये बजाय इसके कि उनके कंट्रोल में ना हो या फिर उन्हें समझ में ना आ रहा, उनके आशीर्वाद से हो रहा है। फिर देखिए, जो लास्ट अटैक हुआ था शाहज़ेब, और हमने आप ही के प्रोग्राम के अंदर डिस्कस किया था, जिसमें जो है वो 5 चीनी शहरी जो है वो हलाक हुए थे और चाइना ने उसके बाद अपने सिटीजन्स को कहा था कि वहाँ से जो है वो निकल जाए। और फिर कहा था कि माफ़ी भी सिर्फ ना मांगे बल्कि एक एलामिया कमीशन जो है वो बनाए जो ये भी बताए कि इन्वेस्टिगेशंस क्या हुई। इन्वेस्टिगेशंस के अभी तक तो कोई रिजल्ट नहीं आए, लेकिन अफगान तालिबान से मुंसलिक जितने प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैं वो ये तासुर देने की उन्होंने भरपूर कोशिश की है कि ये ड्रोन अटैक जो हुआ था इसमें किसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान के जो है वो मुलविस है, जो ऑब्वियसली किसी तरीके से जो है वो सेंस नहीं बना था।
और ये भी कहा कि हाँ बॉर्डर्स हमारे कंट्रोल के अंदर है। लेकिन यूएन रिपोर्ट जो आई रिसेंटली, उसके बाद रशिया ने जो अफगान तालिबान को रिकग्नाइज भी करता है, फिर से दोबारा से खदशात का जिक्र किया। और अब ताजिकिस्तान के अंदर एक और अटैक जो है वो होना, जो अब फिजिकल अटैक की शक्ल और नोन लोगों की शक्ल की तर से जो है नजर आ रहा है, ये उन सारे क्लेम्स को जो है वो खत्म करता है कि अफगान तालिबान जो है वो अपने बॉर्डर रीजन्स के कंट्रोल में है। और अगर आप इंटरनेशनल मॉनिटरिंग की रिपोर्ट्स जो है वो देख लें तो 2 एरियाज ऐसे हैं जिनका जिक्र बार बार आता है कि यहाँ पर दहशतगर्दों के जो है वो बड़े कैंप्स हैं, जिसमें जमात अंसारुल्लाह, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का नाम आता है, और वो यही एरिया है बदख्शां के करीब। और दूसरा एरिया जिसका नाम आता है वो निमरोज का एरिया, जहाँ से पाकिस्तान ने भी क्लेम किया था कि यहाँ से जाफर एक्सप्रेस की जो है वो टारगेटिंग हुई थी, जो ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में ट्राई बॉर्डर एरिया जो है वो बनता है। बहुत शुक्रिया काफिर दोस्त, आपका सुना। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक बहुत अहम इशू है, उसके हवाले से एक जजमेंट आया है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद से तंग आकर खवातीन की जानिब से खुदकुशी के केसेस अक्सर सामने आते रहे हैं, लेकिन खुदकुशी के मामला से मुताल्लिक कोई ठोस कानूनी फ्रेमवर्क ना होने की वजह से ऐसे केसेस में घरेलू तशद्दुद के जरिए खुदकुशी पर मजबूर करने वाले मुल्जिमान सज़ा से बच जाते हैं। ऐसे ही एक केस में एडिशनल सेशन जज कराची सेंट्रल डोम ने अहम फैसला दिया है, जिसमें कवानीन की अदम मौजूदगी के बायस मुल्जिमान को रिहा कर दिया गया। ताहम अदालत ने खुदकुशी से मुताल्लिक ठोस कानूनी फ्रेमवर्क ना होने पर तशवीश का इजहार किया है और हुकूमत से कहा है कि वो खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ुदकुशी के वाक़यात रोकने के लिए फ़ौरी तौर पर मौसर कवानीन बनाएँ। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कराची सेंट्रल डोम मिर्ज़ा तौसीफ़ अहमद ने यह फ़ैसला तहरीर किया है, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट कराची सेंट्रल के प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी हैं। 18 दिसंबर को जारी इस फैसले के मुताबिक मुद्दई मोहम्मद फैज़ान सिद्दीकी ने 16 सितंबर 2022 को रात 8:45 पर पुलिस स्टेशन ख्वाजा अजमेर नगरी में दफ़ा 154 के तहत अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और बताया कि उसकी 32 साला बहन सबा अंजुम की शादी तकरीबन 7 माह पहले गुलजार अहमद के बेटे फराज अहमद से हुई थी और वो नॉर्थ कराची में अपने ससुराल में रिहाइश पजीर थी। मोहम्मद फैज़ान सिद्दीकी के बयान के मुताबिक 9 सितंबर 2020 को दोपहर के तकरीबन 2 बजे उसकी वालदा को मरहुमा के देवर शेरोज़ की मोबाइल फ़ोन कॉल मौसूल हुई, जिसमें उसने बताया कि सबा अंजुम ने अपने कमरे को अंदर से बंद कर लिया है। ये इतला मिलने पर मुद्दई अपनी वालदा के हमरा अपनी बहन के ससुराल पहुंचा और देखा कि पहली मंजिल पर वाक़े उसकी बहन का कमरा बंद था। उसने शेरोज़ की मौजूदगी में दरवाज़ा तोड़ा तो देखा कि उसकी बहन की लाश दुपट्टे के ज़रिए पंखे से लटकी हुई थी। मुद्दई ने मज़ीद बताया कि मरहुमा के कमरे से एक हाथ से लिखी हुई तहरीर भी मिली, जिसमें उसने अपने ससुरालियों की जानिब से किए गए तशद्दुद और जुल्म का जिक्र किया था। इस बात की तस्दीक पड़ोसियों ने भी की, जिन्होंने बताया कि मरहुमा के घर से अक्सर झगड़ों की आवाज़ें आती थी, इसलिए मुद्दई ने फराज अहमद और उसके भाइयों शेरोज़ और अयाज अहमद के खिलाफ FIR दर्ज करवाई कि उन्होंने उसकी बहन पर जुल्म किया, जिसकी वजह से वो खुदकुशी पर मजबूर हो गई। दौरान तफ्तीशी अफसर ASI ताहिर महमूद ने मुद्दई की निशानदही पर जाए वक़ुआ का मुआयना किया, तस्वीर ली और गवाहों के बयानात कलम बंद किए। तफ्तीशी अफसर को मुद्दई की जानिब से एक दरख्वास्त भी मौसूल हुई, जिसमें FIR में ताज़ीरात पाकिस्तान की मज़ीद दफ़ा शामिल करने की इस्तदा की गई थी। अपने आला अफसरान से हिदायत लेने के बाद मुद्दई को तिब्बी सबूत फराहम करने की हिदायत की गई, क्योंकि इजाफी दफ़ा ताज़ीरात पाकिस्तान घरेलू तशद्दुद एक्ट 2012 से मुताल्लिक हैं। ताहम मुद्दई यानी खुदकुशी करने वाली लड़की का भाई कोई तिब्बी रिपोर्ट पेश ना कर सका, इसलिए अपनी तफ्तीश, गवाहों के बयानात और मुल्जिमान से पूछगछ की बुनियाद पर तफ्तीशी अफसर ने दफ़ा 168 के तहत अपनी रिपोर्ट की मंजूरी आला हुक्काम से हासिल की और मुल्जिमान के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात के तहत चालान पेश कर दिया। इसके बाद अदालत ने प्रोसिक्यूशन, मुल्जिमान के वकला और दीगर के दलाइल और केस की तफसीलात बताने के बाद फैसले में 4 निकात उठाए हैं और फिर इन निकात के तफसीली जवाब दिए हैं। पहला नुक्ता यह है कि क्या मरहुमा सबा अंजुम की मौत खुदकुशी का नतीजा थी। दूसरा नुक्ता यह है कि क्या मरहुमा ने मुल्जिमान की जानिब से मुबैना जिस्मानी और जहनी तशद्दुद और घरेलू तशद्दुद की वजह से खुदकुशी की। तीसरा नुक्ता यह है कि मुल्जिमान ने अगर कोई जुर्म किया है तो वो कौन सा जुर्म है। चौथा और आखिरी नुक्ता यह है कि इस मामले में क्या फ़ैसला किया जाना चाहिए। इसके बाद फैसले में इन चारों निकात पर तफसीली जवाब देते हुए अदालत ने पहले नुक्ते यानी क्या मरहुमा सबा अंजुम की मौत खुदकुशी का नतीजा थी, इससे मुताल्लिक फैसले में मेडिकल रिपोर्ट, दोनों फरीक़ैन के दलाइल और पुलिस की तफ्तीश का हवाला देने के बाद लिखा है कि हक़ाइक़ की रोशनी में अगरचे पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौजूद नहीं है, ताहम इन्हीं शाहिदीन, हालात और वाक़याती शवाहिद, मुद्दई और मुल्जिमान के रज़ाकाराना बयानात मौत की वजह को साबित करने के लिए काफ़ी हैं। लिहाजा मैं बिला झिझक ये करार देता हूँ
कि मरहुमा की मौत पंखे से लटक कर खुदकुशी के बाइस हुई। दूसरे नुक्ते यानी क्या मरहुमा ने मुल्जिमान की जानिब से मुबैना जिस्मानी और जहनी तशद्दुद और घरेलू तशद्दुद की वजह से खुदकुशी की थी, इसका जवाब देते हुए अदालत ने मरहुमा के भाई के बयान, पुलिस की तफ्तीश और दीगर शवाहिद के साथ साथ मरहुमा के सुसाइड नोट की तफसीलात बताने के बाद लिखा है कि मरहुमा के सुसाइड नोट से वाज़ेह होता है कि मरहुमा निहायत गमगीन और जालिमाना हालात में ज़िंदगी गुजार रही थी। मरहुमा ने साफ अल्फाज में लिखा कि उसे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कभी खुशी का कोई लम्हा नसीब नहीं हुआ। उसे अक्सर बिला वजह डांटा जाता था, कभी सैर व तफरी के लिए बाहर नहीं ले जाया गया और सास और नंदों के कहने पर इस पर जिस्मानी और जहनी तशद्दुद किया जाता था। उसका शौहर उसकी बात सुनने के बजाय सिर्फ अपने घर वालों की सुनता था और उसे मारता, जलील करता और गालियाँ देता था। उसका शौहर उसके लिए कभी कुछ नहीं लाता था, हालांकि वो दूसरे घर वालों के लिए चीज़ें लाता रहता था। मरहुमा ने मज़ीद लिखा कि वो अपने शौहर की पहली बीवी के बेटे अहमद रज़ा से मोहब्बत करती थी, मगर ससुरालियों ने अहमद रज़ा को इस रिश्ते को मानने की इजाज़त नहीं दी और उन्हीं के कहने पर वो भी उसे मां तस्लीम नहीं करता था। मरहुमा ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि उस पर मुसलसल झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते थे और अक्सर अपनी गलती ना होने के बावजूद वो माफ़ी मांगती रहती थी। मरहुमा ने अपने ससुरालियों को लालची लोग करार दिया जो दीन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते थे मगर खुद उस पर अमल नहीं करते थे। उसने ये भी लिखा कि उसके वालिदैन ने माली मजबूरी की वजह से उसकी शादी कर दी। मरहुमा ने यह भी लिखा कि अगर उसके वालिदैन ने दोबारा सोचा होता तो वो उसकी शादी इस शख्स से कभी ना करते। मरहुमा ने अपने आखिरी नोट में मज़ीद लिखा कि उसने जहनी और जिस्मानी हर किस्म के जुल्म बर्दाश्त किए और डिप्रेशन में मुब्तला हो गई, लेकिन ससुराल छोड़कर नहीं गई क्योंकि उसे डर था कि बगैर कसूर के भी उसको कसूरवार ठहरा दिया जाएगा और उसके वालिदैन भी उसे वापस कबूल नहीं करेंगे। उसने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई, इस उम्मीद में कि एक दिन उसके ससुराली ये समझ जाएंगे कि वो अपना घर बचाने के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। मगर उसने अफसोस के साथ लिखा कि ना तो उन्होंने ये बात समझी और ना ही समझना चाहिए। मरहुमा ने अपने सुसाइड नोट में मज़ीद लिखा कि आखिरकार ऐसे हालात में उसके लिए अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना आसान था, हालांकि वो जानती थी कि ये गुनाह है, इस्लाम में मना है और इस पर सज़ा भी हो सकती है। ये बताने के बाद फैसले में मज़ीद लिखा है कि मरहुमा की शादीशुदा ज़िंदगी के 7 माह के ये दर्दनाक वाक़यात उसके ससुरालियों के मज़ालिम को ज़ाहिर करते हैं जो बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में बहुत सी औरतें बर्दाश्त करती हैं। कुछ औरतें इस उम्मीद पर सारी ज़िंदगी ऐसे मज़ालिम सहती रहती हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे, कुछ निकलने में कामयाब हो जाती हैं, जबकि कुछ को कोई पनाह या सहारा ना मिलने पर अपनी जान लेने पर मजबूर होना पड़ता है। मौजूदा केस इसी आखिरी किस्म में आता है। मरहुमा के वालिदैन ने उसकी दूसरी शादी करवाई जो पहले ही एक तलाक का सामना कर चुकी थी, मगर उसे दूसरी शादी में भी कोई खुशी नसीब नहीं हुई। इसके बरक्स उसे ससुरालियों की जानिब से मुसलसल जुल्म और सितम का सामना रहा और उसका शौहर भी अपनी माँ और बहनों के कहने पर ऐसे ही मजालिम करता रहा। पहले तलाक याफ्ता होने और शौहर के भी तलाक याफ्ता होने के बावजूद उसने ये सब जुल्म 7 महीने तक बर्दाश्त किए। जब उसे इस सूरत हाल से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आया और उसे यह खौफ लाहक हो गया कि अगर वो वालिदैन के घर वापस गई तो उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा और दोबारा तलाक याफ्ता होने का सख्त समाजी दाग उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा, हमारे मुआशरे के इन्हीं तल्ख हक़ाइक़ ने मरहुमा को अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने पर मजबूर कर दिया। मरहुमा की जानिब से लिखी गई खुदकुशी की तहरीर जबकि वो अपनी करीबी मौत से बाखबर थी। कानून शहादत ऑर्डर 1984 के आर्टिकल 45 के तहत डाइंग डिक्लेरेशन यानी आखिरी बयान के तौर पर काबिल कबूल है। यह तहरीर डाइंग डिक्लेरेशन की तमाम कानूनी शराइत पूरी करती है कि यह मौत के वक्त लिखी गई, मौत की वजूहात बयान करती है और रज़ाकाराना तौर पर और होशो हवास में लिखी गई है। कानून इस उसूल को मानता है कि जो शख्स जानता हो कि उसकी मौत करीब है वो झूठा बयान नहीं देता। इन तहरीरों की सच्चाई को चैलेंज नहीं किया गया और इनकी शहादती हैसियत बरकरार है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कराची सेंट्रल मिर्ज़ा तौसीफ अहमद ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि मौजूदा हालात में खुदकुशी की यह साबितशुदा तहरीर मरहुमा की मौत की वजूहात को वाज़ेह तौर पर बयान करती है। ये वजूहात उसके ससुरालियों के अफ़ाल और कोताहियों से पैदा हुई और ख़ास तौर पर उसके शौहर की वजह से जो उसे इन मजालिम से बचाने में नाकाम रहा। हालांकि वो मुलाजमत पेशा था और माली तौर पर इस काबिल था कि अपनी बीवी और बच्चे के लिए अलहदा रिहाइश का इंतज़ाम कर सकता, मगर उसने ऐसा नहीं किया और मरहुमा को इसी हॉस्टाइल माहौल में रखा जिसने आखिरकार उसे खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। शौहर की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना करना और जुल्म के अफ़ाल उसकी जिम्मेदारी को साबित करते हैं, जैसा कि मरहुमा के आखिरी बयान में बयान हुआ। ताहम खुदकुशी की तहरीर में दीगर मुल्ज़िमान यानी शौहर के भाइयों के किरदार का जिक्र नहीं है। उनसे किसी ख़ास किरदार की तवक्को भी नहीं की जा सकती क्योंकि वो अलग मंजिलों पर रहते हैं, मुलाजमत करते हैं, ज़्यादातर घर से बाहर रहते हैं और उनके अपने ख़ानदान हैं। इन हालात में शवाहिद ये साबित नहीं करते कि वो इन मजालिम में बराह रास्त शामिल थे जिनकी वजह से मरहुमा की मौत वाक़ई हुई। इसलिए मरहुमा की खुदकुशी का जिम्मेदार उसके शौहर
मुलजिम फराज अहमद मुगल को ठहराया जाता है। उसके अफ़ाल और कोताहियाँ और अपने ख़ानदान के मुसलसल मज़ालिम से अपनी बीवी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना करना बराह रास्त खातून की मौत का सबब बने। इसके बाद तीसरे नुक्ते यानी मुलजिमान ने अगर कोई जुर्म किया है तो वो कौन सा जुर्म है, इसका जवाब देते हुए फैसले में लिखा है कि अगरचे FIR ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात 322/34 के तहत दर्ज की गई और इसी के मुताबिक मुलजिमान पर फ़र्द जुर्म आयद की गई, ताहम ये दफ़ात खुदकुशी के मामलात पर लागू नहीं होती। जैसा कि ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 321 में कत्ल बिल सबब की तारीफ दी गई है कि यह जुर्म उस वक्त बनता है कि जब कोई शख्स किसी को कत्ल करने या नुकसान पहुँचाने के इरादे के बगैर किसी गैर कानूनी फ़ेल का इर्तिकाब करे। लेकिन खुदकुशी के मामले में ये नहीं कहा जा सकता कि घरेलू तशद्दुद करने वाले का इरादा ये नहीं था कि मौत वाक़ हो जाए। इसी तरह खुदकुशी में लाजमी तौर पर मरहुमा का अपना जानबूझकर किया गया फ़ेल शामिल होता है जिसके ज़रिए वो अपनी मौत वाक़ करती है। इसके बरक्स कत्ल बिल सबब में मरहूम या मरहुमा खुद अपनी जान लेने का कोई इरादी फ़ेल अंजाम नहीं देता। इसलिए खुदकुशी की मौत को कत्ल बिल सबब के दायरे में नहीं लाया जा सकता। इसलिए इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मरहुमा ने अपने शौहर यानी मुलजिम फराज अहमद मुगल के अफ़ाल और कोताहियों की वजह से खुदकुशी की। ताहम ये एक निहायत तशवीशनाक बात है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई मखसूस कानूनी मौजूद नहीं है जो किसी शख्स को कानूनी तौर पर इस बात का जिम्मेदार ठहराए कि वो किसी दूसरे की खुदकुशी का सबब या वजह बना, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में खुदकुशी में मदद या खुदकुशी पर उकसाने वाले शख्स को इंडियन पीनल कोड की दफ़ा 306 के तहत काबिल सज़ा करार दिया गया है, जिसके मुताबिक अगर कोई शख्स खुदकुशी करे तो कोई भी ऐसी खुदकुशी में मदद या उस पर उकसाने का मुर्तकिब हो उसे ऐसी कैद की सज़ा दी जाएगी जो 10 साल तक हो सकती है और उस पर जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। इसके अलावा इंडियन पीनल कोड में दफ़ा 498A के तहत शौहर, उसके रिश्तेदारों या किसी भी शख्स की जानिब से शादीशुदा औरत पर जुल्म करने के लिए भी सज़ा मुकर्रर है जो शौहर या उसके रिश्तेदारों के जुल्म को जुर्म करार देती है। इस दफ़ा को कई मुकदमात में इन हालात से निमटने के लिए इस्तेमाल किया गया है जहाँ घरेलू जुल्म खुदकुशी का सबब बनता है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कराची सेंट्रल मिर्ज़ा तौसीफ अहमद ने अपने फैसले में मजीद लिखा है कि अगरचे सिंध में घरेलू तशद्दुद से रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट 2013 मौजूद है जो घरेलू तशद्दुद को जुर्म करार देता है, ताहम यह कानून ऐसे हालात को कवर नहीं करता जहाँ ऐसे तशद्दुद के नतीजे में खुदकुशी वाक़या हो जाए। ये एक्ट सिर्फ 6 माह कैद की मामूली सज़ा देता है जो जुर्म की संगीनी के मुताबिक नाकाफ़ी है। लिहाजा वक्त आ गया है कि कानून साज भारत की तरह इस किस्म का कानून बनाने पर गौर करें ताकि ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके जो हमारे मुआशरे में इंतहाई कमज़ोर पोजीशन में हैं। हम अक्सर ये खबरें सुनते और पढ़ते हैं कि बीवियाँ घरेलू तशद्दुद की वजह से खुदकुशी कर लेती हैं और ऐसे अलमनाक हालात सिर्फ सख्त कवानीन नाफिज करने से रोके जा सकते हैं जो मौसर सज़ाएँ फराहम करें। ये पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 9 के तहत बुनियादी हक़ हयात और आज़ादी और आर्टिकल 25 के तहत शहरियों की मसावात और जिन्स की बुनियाद पर इम्तियाज से इनकार के उसूल की रूह के मुताबिक होगा। यह आइनी दफ़ात रियासत पर यह फ़र्ज़ आयद करती हैं कि वो ख़वातीन को तशद्दुद और इस्तेहसाल से महफूज रखे और उनकी इज़्ज़त और मुसावात को अवामी और निजी दोनों शोबों में बरकरार रखे। इसके अलावा पाकिस्तान ने 12 मार्च 1996 को ख़वातीन के ख़िलाफ़ तमाम इक़साम के इम्तियाज़ के खात्मे के कन्वेंशन की मंजूरी दी थी, जिसके तहत बैनुल-अक़वामी तौर पर पाबंद किया गया कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेशन यानी इम्तियाज़ के तमाम तरीक़े ख़त्म किए जाएँ और कानून और अमल में मुसावात यकीनी बनाई जाए। ये कन्वेंशन रियासती फ़रीक़ैन पर यह जिम्मेदारी आयद करता है कि वह ख़वातीन को तशद्दुद, इस्तेहसाल और इम्तियाज़ी सलूक से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कानूनी, अदालती और इंतज़ामी इक़दामात करे उन मामलात के साथ जो ख़ानदान के अंदर पेश आएँ। ये कन्वेंशन हुकूमतों पर यह लाजिम करता है कि ख़वातीन के हक़ ज़िंदगी, इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए और जहाँ इन हुकूक़ की खिलाफ वर्जी हो वहाँ मुनासिब इक़दामात फ़राहम करे। ख़वातीन के ख़िलाफ़ तमाम इक़साम के इम्तियाज़ के खात्मे के कन्वेंशन की मंजूरी और आइन के आर्टिकल 9 और 25 के तहत पाकिस्तान ने यह कानूनी जिम्मेदारी कबूल की है कि वो अपने मुल्क की कवानीन में इस्लाहात करेगा ताकि जिन्स की बुनियाद पर होने वाले तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके और ऐसे अफ़ाल के लिए मौसर सज़ाएँ मुकर्रर की जाएँ जो ख़वातीन को खुदकुशी जैसे इंतहाई इक़दामात पर मजबूर करते हैं। घरेलू तशद्दुद की वजह से खुदकुशी में मदद को जुर्म करार देने की मखसूस शिक ना होना पाकिस्तान के आइनी ज़मानतों, बैनुल-अक़वामी वादों और मुल्क के कानूनी निज़ाम के दरमियान एक संगीन खला को ज़ाहिर करता है। इस खला को पुर करना ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान ख़वातीन के ख़िलाफ़ तमाम इक़साम के इम्तियाज़ के खात्मे के कन्वेंशन के तहत किए गए अपने वादों की पासदारी करे, आइनी हुकूक़ मसावात और शख्सी तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखे और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी मयार के मुताबिक अमल करे। ताहम जब तक ऐसा कानून नाफिज नहीं होता अदालतें महदूद हैं। मौजूदा केस में भी अदालत मजबूर है कि वह यह करार दे कि मुल्ज़िमान ने ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कोई काबिल सज़ा जुर्म नहीं किया। इसके बाद अदालत ने चौथे और आखिरी नुक्ते का जवाब देते हुए मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।